गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। क्लियर। दूसरा टॉपिक हमारे पास रहेगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। सभी लोग हेडिंग डालें। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली resistance and inductance। एक रजिस्टर हमने यूज किया है जिसका रेजिस्टेंस है R एंड एन इंडक्टर। एक हमने इंडक्टर यूज किया है जिसका इंडक्टेंस है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। अभी देखिए ये हमारे पास कोई भी ऐसी सर्किट है जिसके अंदर ये हमने एक रेजिस्टेंस लिया और ये एक इंडक्टर लिया। अभी इस एसी सर्किट को हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है और ये हमारा इंडक्टर है जिसका इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास L है। सॉरी, इसका जो इंडक्टेंस है वो हमारे पास L है। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो L है। अभी अगर हम बात करें तो ये जो रजिस्टर है इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारे पास है R। जो इंडक्टर हमने यूज किया है इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू है हमारे पास XL। क्लियर। अब हमें पता है कि भाई रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 फेज एंगल से आगे होती है। ठीक है। इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट से π/2 फेज एंगल से आगे होती है। ये चीजें हमने की हुई है। अब इसके बाद आता है कि ये जो सर्किट है इसका जो इफेक्टिव जो इम्पीडेंस बोल लें या इसका इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा। अगर हम बात करें इसके इफेक्टिव इम्पीडेंस की तो वो हमारे पास होगा Z इज इक्वल्स टू अंडर द रूट R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इस सर्किट के अंदर हमारे पास कैपेसिटर तो है नहीं, तो हमने क्या किया, पुट X इज इक्वल्स टू 0, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू है वो हम 0 पुट कर देंगे। जैसे आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू 0 पुट करोगे क्या आएगा हमारे पास, XC की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी Z हमारे पास होगा अंडर द रूट R² प्लस XL का स्क्वायर। ये तो हुआ हमारे पास इस सर्किट का रेजिस्टेंस। अगर हम फाइंड आउट करें कि इस सर्किट के अंदर वोल्टेज जो है वो करंट से आगे होगी या पीछे होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें फेजर डायग्राम की, तो फेजर डायग्राम के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं। हमें क्या करना है, करंट और वोल्टेज के लिए डायग्राम शो करना है। अब पता है कि भाई रजिस्टर के केस में तो करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 फेज एंगल से आगे है। क्लियर। अब ये एक वोल्टेज इधर है एक वोल्टेज इधर है, तो इफेक्टिव वोल्टेज क्या होगी, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हमारे पास इफेक्टिव वोल्टेज आ गई। क्लियर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इफेक्टिव वोल्टेज है वो 5 फेज एंगल से करंट से आगे होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे इन केस ऑफ AC सर्किट containing
resistor and inductor voltage leads current by phase angle phi। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको कि भाई जिस सर्किट के अंदर आप ओनली रजिस्टर और इंडक्टर यूज करेंगे उस सर्किट के अंदर एक तो उसका जो इम्पीडेंस है वो क्या होगा, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, और दूसरी बात जो उसके अंदर जो इफेक्टिव वोल्टेज है वो करंट को फाई फेज एंगल से लीड करेगी। इस चीज को हम जो हमारा रेशियो था टेन फाई से भी कैलकुलेट कर सकते थे। टेन फाई हमारे पास होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। यहाँ पर एक्सी की वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे तो टेन फाई हमारे पास क्या आया, एक्सएल अपॉन आर, यानी कि पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब फाई भी पॉजिटिव, अगर फाई पॉजिटिव है इसका मतलब वोल्टेज लीड्स करंट। ठीक है, दो ही वर्ड है हमारे पास, एक लीड और एक लैग बिहाइंड। अभी इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कि अगर हमारे पास एक इंडक्टर है और उसके अंदर हम कोई भी जो है वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं तो उस इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी कितनी स्टोर होगी। क्लियर, अभी इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। किसी भी इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। देखो अगर हम लेकर चले, इफ वी हैव एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L। अभी पहले इस बात को समझना जरूरी है कि ये जो इंडक्टेंस है इसका काम क्या है। देखो जिस तरीके से आपने पढ़ा 11th क्लास में कि भाई जो मास है वो लीनियर इनर्शिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका मास ज्यादा है इसका मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है। क्लियर, और रोटेशनल मोशन में पढ़ा आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज द रोटेशनल एनालॉगी ऑफ द मास। अभी यहाँ पर है ना हम बात कर रहे हैं इंडक्टेंस की। ये जो इंडक्टेंस है ना दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉगी ऑफ इनर्शिया, यानी जिस तरीके से लीनियर मोशन में ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए पहले हमें इनर्शिया को ओवरकम करना पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के मास पर। उसी तरीके से किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट को कांस्टेंट फ्लो कराने के लिए उसका जो वायर है, वायर का जो इंडक्टेंस है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हम एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि इंडक्टेंस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉगी ऑफ इनर्शिया या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया। तो यहां मैंने लिखा इफ वी हैव एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L एंड E इज I is value of current at any instant of time, then induced EMF is equals to E which is equals to L di by dt। अब ये जो चीज है ये हमने पढ़ी हुई है कि भाई अगर हमारे पास कोई भी एक इंडक्टर है और उसके अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो क्या है डी आई बाई डी टी, और उस इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू एल है, तो उस इंडक्टर के अंदर जो एक ईएमएफ इंड्यूस होती है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास एल डी आई बाई डी टी। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है इसकी एक पोलैरिटी होती है, इसका एक नेचर होता है कि ये करंट के डिके ऑफ ग्रोथ, ठीक है, करंट के इंक्रीज और डिक्रीज होने का
अपोज करता है, ठीक है। उसके लिए हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, जो कि हमने यहाँ पर नहीं लगाया है क्योंकि वो सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। अब किसी इस सर्किट के अंदर करंट को कांस्टेंट फ्लो कराने के लिए हमें जो वोल्टेज सप्लाई करनी पड़ेगी वो इस वोल्टेज के लगभग बराबर होनी चाहिए, कम से कम इसके बराबर तो होनी ही चाहिए। क्लियर। अब इसके बाद हम लेकर चलते हैं देन वर्क डन to require a constant current I in circuit which is W is equals to E into I, या हम कहें कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्लियर। यानी कि हमें पता है कि भाई किसी भी सर्किट का जो पावर है वो किसके बराबर होता है, वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, तो अभी यहां पर हम लिखेंगे देन रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन rate of work done to require constant current in the circuit which is dw is equals dw by dt is equals to E into I। यहां से हम लिख सकते हैं dw upon dt is equals to E की वैल्यू हम पुट करेंगे L into di by dt into I। क्लियर। यहां से dt से हम dt कैंसिल कर देते हैं, then dw is equals to L into I into di। अभी अगर हम इसका टोटल इंटीग्रेशन करें, अब देखो करंट जो है ये तो हमने जो ये वैल्यू ली है I इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट इन केस ऑफ इंडक्टर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी कि I की जो वैल्यू है वो हमारे पास हमने किसी भी समय जब नोट किया ना उस समय करंट की जो वैल्यू थी वो है हमारे पास I। लेकिन किसी भी इंडक्टर के अंदर जो करंट है वो चेंज होता है और हम मानकर चल रहे हैं कि जो करंट है वो मिनिमम जो है वो 0 से और मैक्सिमम आई नोड तक इंक्रीज होता है। क्लियर। तो यहां से जो टोटल वर्क डन आएगा W वो क्या हो जाएगा L इंटू आई का इंटीग्रेशन आई के रेस्पेक्ट में आई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट पुट करेंगे हम 0 टू आई नोड। यानी कि यहां से जो हमारे पास टोटल वर्क डन आया वो आया L हाफ L आई नोड का स्क्वायर। ये जो वर्क डन है यही उस इंडक्टर के अंदर उसकी एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। क्लियर। हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नोड इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, ऑफ इंडक्टेंस L। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से अभी देखो जस्ट हम एक न्यूमेरिकल करते हैं कि अगर हमारे पास एक इंडक्टर है, इफ वी हैव ए इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 1.5 milli Henry and it store energy 30 microjoule. Find what is the value of maximum current in the circuit। अगर हमारे पास एक सर्किट है, एक ऐसी सर्किट है उसके अंदर हमने एक इंडक्टर लगाया हुआ है जिसका इंडक्टेंस है 1.5 मिली हेनरी और उस सर्किट के अंदर वो जो इंडक्टर है वो 30 माइक्रोजूल एनर्जी स्टोर कर सकता है। हमें कैलकुलेट करना है कि उस सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं एज E is equals to half L I node का स्क्वायर, then I node square can be written as 2E by L and we can write I node is equals to under the root 2E by L, then I node can be written as under the root 2 into, अभी देखो एनर्जी हमारे पास है 30 माइक्रोजूल
यानी हम इसको लिखेंगे 30 इंटू 10⁻⁻6 जूल, 30 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई इंडक्टेंस की वैल्यू हमें 1.5 मिली हेनरी दी हुई है, देन 1.5 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर, हम इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ये जो वैल्यू है 10⁻⁻3, यहाँ पर 10⁻⁻6, यानी ऊपर हमारे पास कितना बच गया, 10⁻⁻3 बचा। क्लियर, अभी ये जो 1.5 मिली हेनरी है, इसको हम ये लिख लेते हैं 15 इंटू 10⁻⁻2 कर देते हैं हम इसको। ठीक है भाई, अभी यहां से 15 इंटू 10⁻4 करना पड़ेगा। देखो 1.5 मिली हेनरी यानी 1.5 इंटू 10⁻3, तो हम इसको लिख रहे हैं 15 इंटू 10⁻4। क्लियर, तो यहां से मैंने इस तरीके से लिखा। अभी ये जो 15 है, ऊपर 60 है हमारे पास, देन क्या बच गया 4 इंटू, अभी 10⁻4 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 10⁻2 होगा। तो यहाँ पर 10⁻2, अभी जब बाहर आएगा तो 2 इंटू 10⁻1, यानी कि 2/10, यानी कि 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट विच इज फ्लोइंग इन दैट सर्किट। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का एक टॉपिक था, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये जो 2 टॉपिक आज कराए हैं, इनको आप अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए, रिवाइज करिए और अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।